सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट, विदाउट फीट और ग्रामर इन तीनों पोर्शंस को इन वन शॉट कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट फ्लाइट किताब का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड से, जिसको लिखा है G.L. फ्यूंटस ने। तो ये जो स्टोरी है ये लेंचो नाम के एक गरीब किसान की कहानी है, जिसमें जो लेंचो होता है वो एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा होता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। बारिश होता भी है, लेकिन जल्द ही ये बारिश फिर हेल स्टॉर्म में बदल जाती है और उसके पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास होता है, इसलिए लेंचो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। लेंचो उस पत्र में भगवान से 100 पैसों की डिमांड करता है और वह उस पत्र को मेल बॉक्स में जाके डाल देता है, इस होप से कि भगवान उसकी मदद करेगा। मेल बॉक्स से जब पोस्टमैन उस पत्र को उठाता है और अपने पोस्टमास्टर को दिखाता है, तो पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के जो अदर एम्प्लॉयज़ थे वो उस पत्र को देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन जल्द ही पोस्टमास्टर फिर हंसना बंद कर देता है और डिसाइड करता है कि वो लेंचो की मदद करेगा। पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को उसकी मदद करने के लिए कहता है। पोस्टमास्टर लगभग 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है और इन्वेलप में डाल के खुद वो लेंचो को जाकर देता है। लेकिन उस पत्र को देखकर लेंचो खुश नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे लेकिन उसमें केवल 70 पैसों ही थे। इसलिए लेंचो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उसको बंच ऑफ क्रूक्स कह के पुकारा है, यानी कि बदमाशों का एक झुंड कह के पुकारा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही चुरा लिया है। इसलिए लेंचो एक बार दोबारा से भगवान को पत्र लिखता है, जिसमें वो कहता है कि बाकी के जो पैसे हैं वो खुद आकर उसे दे। और ये चैप्टर यहीं पे तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपने बारे में ही इस चैप्टर में लिखा हुआ है। तो 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के लिए एक आज़ादी का दिन था, क्योंकि पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे। इसलिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स और डिजनरीज भी एक साथ इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुए थे। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था, जिसमें पहली बार कोई नॉन रेशियल गवर्नमेंट चार्ज ले रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच के दौरान विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी को लेकर स्पीच दिया था। मंडेला ने यह शपथ लिया था कि वो लोगों को आज़ादी दिलाएंगे पॉवर्टी, सफरिंग और डिस्क्रिमिनेशन से। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में कलरफुल शोज़ भी किए गए जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, जो कि ये मिलिट्री के लॉयल्टी को दिखाता था। इसके बाद 2 नेशनल एंथम भी गाया गया था, जिसमें से पहला जो नेशनल एंथम गाया गया वो ओल्ड नकोसी सिकेलल गाया गया था वाइट लोगों के द्वारा, और न्यू डाइम स्ट्रीम गाया गया था ब्लैक लोगों के द्वारा। मंडेला ने उन लोगों को याद किया और थैंकफुल किया जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपने लिव्स के साथ सेक्रीफाइस किया था। साथ ही उन्होंने बहुत सारे और फ्रीडम फाइटर्स को भी सैल्यूट किया, लाइक ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू एंड कुछ अदर्स और भी थे। मंडेला ने यह भी अपने स्पीच के दौरान कहा कि कोई कंट्री रिच लोगों के वजह से होता है, न कि मिनरल्स के वजह से होता है। पीपल शुड हैव लव अदर्स, लोगों को दूसरे से प्यार करना चाहिए, एंड नॉट हेट देम ड्यू टू कलर एंड रिलीजन, और कलर और रिलीजन के वजह से उन्हें हेट नहीं करनी चाहिए। जो लव होता है वो लोगों में नेचुरली आता है, न कि फोर्स करने की वजह से आता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हर मनुष्य के 2 ड्यूटीज़ होते हैं, एक उसकी फैमिली को लेकर होती है और दूसरी कम्युनिटी और कंट्री को लेकर भी एक ड्यूटी उनकी होती है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार फ्रीडम हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स फ्रीडम के हो सकते हैं। जैसे कि किड के लिए फ्रीडम हो सकता है कि उसके वो खेलना दिया जाए, एक एडल्ट के लिए फ्रीडम हो सकता है कि उसकी जो भी बेसिक नीड है वो पूरा हो सके, या फिर फैमिली की जो नीड है वो पूरा हो। लेकिन एक रियल फ्रीडम का मतलब होता है कि सभी के लिए समान अधिकार हो। नेल्सन मंडेला इसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन करते हैं, यानी कि ANC पार्टी ज्वाइन करते हैं, एंड वो उनकी हमेशा से चाहत होती है कि लोगों को वो रीजनिटी और रिस्पेक्ट के साथ जीना सिखाए। और ये चैप्टर बस इतना ही है, चैप्टर यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 3 है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग।
ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लैरदी ने। तो ये जो पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक यंग सीगल नाम के समुद्री पक्षी की कहानी है जिसको उड़ने से डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो पंख है वो सपोर्ट नहीं करेगा और वो समुद्र में गिर जाएगा, जिसके वजह से उसकी फैमिली को उसके फूड और उड़ने के डर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। उसकी फैमिली कोशिश भी करती है उसको इनकरेज और पुश करने की, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाता। एंड बाद में फिर उसकी फैमिली उसको ताना भी मारती है क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है। इसके वजह से उसकी फैमिली उसको रॉक के पास अकेला छोड़कर चली जाती है। बाद में वह भूख और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा रोने भी लगता है। वह नाटक भी करता है सोने का, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता एक्सेप्ट उसकी मदर। उसकी मदर उसको एक दूसरे चट्टान से देख रही होती है। उसकी मदर उसके लिए एक फिश का टुकड़ा अपने चोंच के पास रख कर उसकी ओर आती है। तो यंग सीगल उस फिश को देखकर डाइव मार देता है ताकि वो उस फिश को खा सके। वो जैसे ही डाइव मारता है तो उसके फिंग्स खुल जाते हैं और वह धीरे धीरे नीचे और ऊपर की ओर उड़ने लगता है। अब उसे जो एक डर लग रहा था उड़ने से, तो अब उसका डर ख़त्म हो जाता है और वो समुद्र की ओर गिरने लगता है। धीरे धीरे वो कोशिश करता है कि उस समुद्र में लैंड करे, लेकिन उसके जो पैर होते हैं वो समुद्र में डूबने लगते हैं। वह डर से चिल्लाता है और उड़ने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था भूख के वजह से। फिर धीरे धीरे वह नहीं डूबता है और वह तैरना शुरू कर देता है समुद्र में। फाइनली जो सीगल की फैमिली होती है उसके पास आती है और उसको इनकरेज करती है, और इस प्रकार से इसकी पहली उड़ान पूरी होती है। दूसरा जो पार्ट है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। तो इसका जो राइटर होता है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, वो डकोटा एयरप्लेन से 1:30 मॉर्निंग में फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। तो पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म करने के बाद वो इंग्लैंड की ओर आगे बढ़ता है। पेरिस कंट्रोल की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर ले ले इंग्लैंड जाने के लिए। तो वो जाते समय अपने फैमिली के साथ एक अच्छे नाश्ते की ड्रीम देख रहा होता है, लेकिन जल्द ही उसे एक स्टॉर्मी ब्लैक क्लाउड्स दिखाई देता है। जो पेरिस थी अभी भी 150 किलोमीटर दूर थी और उसके पास ज़्यादा फ्यूल था नहीं। इस वजह से वो कोशिश करता है कि वो उस स्टॉर्म के साथ ही आगे बढ़े। तो स्टॉर्म के मिडिल में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक कंपास, रेडियो, ये सब काम करना बंद कर देता है। सडनली वो एक नया एरोप्लेन और देखता है, एक दूसरा एरोप्लेन देखता है जिसमें कोई लाइट्स नहीं था। उसका जो पायलट होता है वो कहता है कि वो उसको फॉलो करे। तो लगभग हाफ एन आवर के बाद वो क्लाउड से बाहर निकलता है और रनवे तक को पहुंच जाता है, और वह अब सेफ और खुश हो जाता है। वह चाहता है कि वह उस पायलट को थैंक यू कहे जिसने उसकी मदद की। वह कंट्रोल रूम जाता है, वहाँ पर एक महिला ड्यूटी में थी। वह उससे उस पायलट के बारे में पूछता है। तो वो जो महिला होती है वो सरप्राइजिंगली राइटर को देखती है और हंसते हुए कहती है कि कोई दूसरा प्लेन तो रडार में था ही नहीं। तो इसके बाद जो राइटर होता है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि फिर मेरी मदद किसने की, और ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये जो चैप्टर है ये एनी फ्रैंक नाम की एक यंग लड़की की कहानी है, जिसमें जो एनी फ्रैंक होती है ये अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड के साथ अपने पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में, जो कि एम्स्टर्डम में था, तो वहाँ पर छिप कर रह रहे थे, क्योंकि जो हिटलर लोग थे इन्होंने नीदरलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो 2 साल छिपने के बाद इनके ग्रुप को पकड़ लिया गया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ पर एनी जो है टाइफस की बीमारी से बर्गन बेल्सिन में मर जाती है। कुछ दिनों के बाद इसकी बहन मार्गोट फ्रैंक भी मर जाती है। इसके पिता सिर्फ ऑटो फ्रैंक ही एक इकलौते होते हैं जो कि जीवित रहते हैं। ये दोबारा से एम्स्टर्डम जाते हैं, वहाँ पर इनको एनी फ्रैंक की लिखी हुई एक डायरी मिलती है जिसको वो बचा कर रखते हैं, एंड बाद में इसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से पब्लिश करवाते हैं। यह डायरी एनी को उसके 13th बर्थडे पे मिला था। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। वह इस डायरी में अपने हर तरह के प्रॉब्लम के बारे में लिखा करती थी और जो भी होता था वो भी इसमें नोट डाउन करती थी। उसने अपने स्कूल के दिनों में बताया कि उसकी जो स्कूल लाइफ थी वो स्टार्ट हुई थी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। जब वह 6ठी क्लास में गई तो उसकी टीचर मिसेस क्यूप्रस हेड मिस्ट्रेस थी। वह सभी टीचर्स की लवेबल थी एक्सेप्ट मिस्टर केसिंग, जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते थे।
मिस्टर केसिंग एनी पर हमेशा गुस्सा दिखाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी। इस वजह से उसको हमेशा एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे। जैसे उसने फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में एक चैटर बॉक्स पर एक असाइनमेंट लिखने के लिए दिया। फिर सेकेंड टाइम उसने एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे एक असाइनमेंट लिखने के लिए दिया। और थर्ड बार जब फिर से उसने असाइनमेंट लिखने के लिए दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर। तो जब ये थर्ड टॉपिक मिलता है तो एनी की एक फ्रेंड रहती है सैनी, जो कि उसकी पोइट्री काफ़ी अच्छी रहती है, तो वो उसकी हेल्प लेती है। तो उसे जो असाइनमेंट मिला था तो उसने इस ऐसे को अब पोइट्री के माध्यम से लिखने का सोचा। तो ये जो पोइट्री होती है कुछ इस प्रकार से होती है कि एक बेबी डकलिंग्स होती है, तो उसके पिता उसको मार देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करती है। तो यह पढ़कर जो मिस्टर केसिंग होते हैं अब उसको बात करने से अलाउ कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे अब वो नहीं देते हैं। एंड बस ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 5 है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लूसियो रॉड्रिगज ने। तो ए बेकर फ्रॉम गोवा ये जो स्टोरी है एक बेकर की स्टोरी है। गोवा में रहने वाले जो पोर्टुगीज लोग हैं वो आज भी ब्रेड के लवर्स हैं। ब्रेड खाने वाले लोग तो चले गए, लेकिन ब्रेड बनाने वाले लोग आज भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। जो नैरेटर होता है वो अपने चाइल्डहुड के दिनों में बेकर का एक अच्छा दोस्त, कॉम्पेनियन और गाइड हुआ करता था। ये जो बेकर्स हैं वो आज भी पैडर के नाम से गोवा में जाने जाते हैं। जो बेकर था वो दिन में 2 बार आता था, एक तो मॉर्निंग के टाइम और दूसरी बार जब वो अपना सेलिंग ख़त्म करके आता था वापस उस टाइम। जब वो आता था तो अपने साथ बांस की एक छड़ी लेकर आता था जिसमें जिंगलिंग थर्ड टाइप का एक साउंड निकलता था, जिससे कि जो बच्चे सोए भी होते थे वो भी जाग जाते थे। जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे वो बेकर्स के बास्केट में झांक कर देखा करते थे, ब्रेड बैंगल्स को वो खोजा करते थे। जो ब्रेड हुआ करता था वो घर के सर्वेंट्स, जिसको इस चैप्टर में पास्किन और बास्टिन कह के पुकारा गया है, तो वो खरीदा करती थी। यदि शादियों में बोल, जो कि एक प्रकार का ब्रेड होता था, अगर वो शादियों में नहीं मिलता था तो शादियां इनकम्प्लीट मानी जाती थी। बोलिनास जो कि एक प्रकार की मिठाई होती थी, ये क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स के लिए ज़रूरी होती थी। जो घर की लेडीज़ होती थी वो सैंडविचेज़ वगैरह अपने डॉटर्स के इंगेजमेंट में बनाया करती थी। जो बेकर्स हुआ करते थे वो घुटनों तक एक फ्रॉक पहनते थे जिसका नाम कबाई है। जो बेकिंग थी वो एक अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन थी, मतलब अच्छे खासे इससे पैसे कमाया करते थे वो। इवन आज भी अगर किसी की शरीर की बनावट जैक फ्रूट की तरह मोटा हो तो हम उसे बेकर के साथ कंपेयर करते हैं। जो बेकर्स हुआ करते थे वो महीने के अंत में अपने बिल्स को कलेक्ट करते थे। तो बस ये पार्ट 1 यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 2 है कुर्ग। कुर्ग जिसको कोडागू के भी नाम से जाना जाता है, ये कर्नाटका का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है जो कि पड़ता है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है कोडागू में जाने का सितंबर से मार्च के बीच में। ऐसा माना जाता है कि जो कोडागू में रहने वाले लोग हैं वो अरब या ग्रीक के वंशज हो सकते हैं। जो कोडाउस के लोग हैं वो एक ब्लैक कलर का लंबा सा कोट पहनते हैं जिसको कुपिया कहा जाता है। जो कुर्ग की रेजिमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स माना जाता है इंडियन आर्मी का। कोडागू के लोगों को इंडिया परमिट करती है कि वो बिना लाइसेंस का भी अपने पास हथियार रख सकते हैं। जो चीफ थे इंडियन आर्मी के जो चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्ग से ही थे। कावेरी नदी कुर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से होकर निकलती है। महासीर नाम का एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश इन पानियों में एवडेंट मात्रा में पाया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो विजिटर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग और बाइकिंग। यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क तिब्बतियन विलेज में रेड, येलो और ऑरेंज कपड़ों में देखने को मिलते हैं। और बस ये पार्ट तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगला पार्ट 3 है टी फ्रॉम असम। तो ये जो स्टोरी है प्रांजल और राजवीर नाम के 2 फ्रेंड्स की कहानी है जो कि दिल्ली में एक साथ पढ़ते हैं। प्रांजल और राजवीर ये दोनों असम जा रहे थे ट्रेन से। राजवीर ट्रेन के बाहर ब्यूटीफुल सीनरी देखने में बिजी था, जो कि चारों ओर ग्रीन उसे दिखाई दे रही थी जहाँ तक वो देख पा रहा था। असम टी प्रोड्यूस करने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा राज्य है। टी की डिस्कवरी कैसे हुई, तो इसको लेकर 2 स्टोरी है। तो पहला जो स्टोरी है वो एक चाइनीज़ स्टोरी है जिसमें जो चाइनीज़ एम्पायर है
वो हमेशा गर्म पानी पीता है। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो पानी गर्म कर रहा था तो कुछ पत्तियां उस पानी में गिर जाती है, जिसके वजह से वाटर का टेस्ट डिलीशियस हो जाता है एंड इस प्रकार से टी की डिस्कवरी होती है। एंड दूसरा जो स्टोरी है वो एक इंडियन लेजेंड स्टोरी है, जिसमें जो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है वो अपनी आईलिड्स को काट लेता है, क्योंकि वो मेडिटेशंस करने के दौरान उसे नींद आ रही होती है। तो उसी आईलिड से टी प्लांट्स का जन्म हुआ। तो ये दो स्टोरी है टी के डिस्कवरी को लेकर। और ऐसा माना जाता है कि जो टी है वो चाइना से यूरोप आया एंड फिर ये एशियन कंट्रीज़ में आया। जो ट्रेन होती है जिस पर राजवीर और प्रांजल राज जा रहे होते हैं वो मारियानी जंक्शन पर जाकर वो रुक जाता है। प्रांजल्स के पिता उन लोगों का वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। वे लोग कार से ढेकियावारी टी एस्टेट्स में पहुँचते हैं। वहाँ पर जो प्रांजल्स के पिता थे वो ढेकियावारी के टी गार्डन के मैनेजर हुआ करते थे। तो वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाते समय वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे टी प्लकर्स जो थे वो काम कर रहे थे टी बुशेज़ में, और वो लोग प्लास्टिक एप्रॉन पहने हुए थे। और टी ऑब्टेन करने का जो सबसे अच्छा मंथ माना जाता है वो मई से जुलाई माना जाता है। और बस ये चैप्टर भी तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 6 है मिसबिल द ऑटर। इस चैप्टर को लिखा है गैविन मैक्सवेल ने। तो ये जो स्टोरी है ये एक ऑटर की है जिसका नाम मिसबिल है। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है गैविन मैक्सवेल, ये कैमुसफेरना के एक कॉटेज में रहते हैं जो कि स्कॉटलैंड के ये वेस्ट हाईलैंड में पड़ता है। तो 1956 के शुरुआत में ये इराक में थे। तो एक दिन जब ये बसरा की ओर जा रहे थे तो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि ये डॉग के जगह पे एक ऑटर को एज अ पेट रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके इसके पहले उनके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम जॉनी था, वो मर गया था। तो कुछ दिनों के बाद दो अरब्स एक बोरे में भरकर एक ऑटर को लेकर आते हैं। ऑथर जो होता है बसरा में कुछ दिनों के लिए रुकता है। जल्द ही जो ऑर्डर होता है वो उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है, हालांकि शुरुआत में वो फ्रेंडली नहीं था। वह पानी और रबर बॉल के साथ हर दिन खेलता रहता। ऑथर उसका नाम मिसबिल रखता है। वह उसके ऊपर एक बेल्ट भी बांधता है। वह उस बेल्ट को पकड़कर बाथरूम ले जाता है जहाँ पर ऑटर जो है वाटर के साथ अच्छे से खेलता है। इवन वो नल को भी खोल सकता था एट अ फुल प्रेशर, काफ़ी प्रेशर के साथ। कुछ दिनों के बाद ऑथर को लंदन वापस लौटना था, लेकिन प्रॉब्लम थी मिसबिल के ट्रांसपोर्टिंग की, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो जानवरों को फ्लाइट में ले जाने का परमिट नहीं कर रही थी। एक दूसरा एयरलाइन था जो एग्री तो करती है ले जाने के लिए, लेकिन कहती है कि उसको एक बॉक्स में भर कर ले जाया जाए और उस बॉक्स की जो लंबाई है वो 18 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो ऑथर होता है एक बॉक्स बनाता है 18 फीट का, उसमें ऑटर को अंदर डालता है और वो फिर खाने के लिए चला जाता है। जब वो खाकर वापस आता है एक टेरिबल साइट देखता है। वो देखता है कि जो मीज़ है वो काफ़ी थका हुआ है और खून के साथ सना हुआ है। तो दोबारा से ऑथर उसको बॉक्स में रखता है और अपने हाथ से पकड़कर कार से जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचता है। प्लेन में जो ऑर्डर होता है दोबारा से बॉक्स के बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो काफ़ी हाई स्पीड में एयरक्राफ्ट से दौड़ते हुए गायब हो जाता है। ऑटर जैसे ही एक वुमेन के पास सामने आता है तो वो वुमेन ए रैट कह के चिल्लाने लगती है। लास्ट में जो ऑटर होता है दोबारा से ऑथर के घुटनों के पास आके बैठ जाता है। कुछ समय के बाद जो ऑथर होता है वो ऑटर के साथ लंदन पहुंच जाता है और अपने फ्लैट जहां पर रहता था वहां पर वो जाता है। ज़्यादातर समय जो ऑटर था वो खेलने में बिताता था। कभी कभी जो ऑथर था वो ऑटर को वॉक पर भी लेकर जाता था। ऑथर के फ्लैट के अपोजिट में एक प्राइमरी स्कूल था जहाँ पर एक 30 यार्ड्स की दीवार थी। उस दीवार के ऊपर ऑटर चढ़कर दौड़ा करता था। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट गेसेस करते थे उस एनिमल्स को लेकर, यानी ऑटर को लेकर। कोई कहता कि वो बेबी सील है, कोई कहता स्क्वायरल है, कोई कहता वॉलरस है, कोई कहता हिप्पो है, कोई कहता बीवर है, कोई कहता बियर कव है, या तो कोई कहता था कि वो लियोपार्ड है। एक दिन जब कोई लेबर गड्ढा खोद रहा था स्ट्रीट में तो वो ऑथर के उस ऑटर को देख के कहता है, हियर मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। मतलब ये चीज़ जो है वो गुस्से में कहता है कि वह क्या है। और बस ये चैप्टर यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 7 है मैडम राइट द बस। इसको लिखा है वली कन्नन ने। तो ये जो स्टोरी है ये 8 साल की एक लड़की वल्लमई की है। इसको किसी भी चीज़ की जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है। इसका फेवरेट पास टाइम होता है कि ये अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर आसपास के स्ट्रीट में क्या कुछ होता है वो उसको हमेशा देखते रहती है।
वह देखती है कि जो एक बस है वो हर आधे घंटे में विलेज से नियरेस्ट टाउन में जाती है। वह अपने अंदर एक डिज़ायर डेवलप करती है कि वो बस से राइड करे। तो वैली पता लगाती है बस जर्नी के बारे में। इसके लिए वो आसपास के लोगों से कन्वर्सेशन को सुनती है और जो रेगुलर बस यूजर्स थे उनके कन्वर्सेशन को भी वो सुनती है। और वह पता लगाती है कि जो टाउन है विलेज से वो करीब 6 माइल्स दूर है और एक साइड जाने का जो किराया है वो 30 पैसे है और जाने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। तो वैली प्लान करती है शहर जाने का। इसके लिए वो 60 पैसे जमा करती है और फाइनली वो 1 बजे का बस को पकड़ लेती है। बस का जो कंडक्टर था वो एक जॉली शॉर्ट टाइप पर्सन था। वो वैली को मैडम कहकर पुकारता था। वैली बहुत खुश होती है बस में चढ़कर। वैली बस के विंडो से बाहर कैनल, पाल्म ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई देखती है। वह बस में कुछ पैसेंजर से भी मिलती है। वैली जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है जब एक ओल्ड मैन उसको बच्चा कह के पुकारता है। और साथ ही वैली के पास एक बूढ़ी औरत बैठी, उसको देखकर वैली बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि उसका लुक बहुत ख़राब था। साथ ही उसके मुंह से दुर्गंध आ रहा था क्योंकि वो बीटल नट खा रही थी। उससे वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। तो शहर जाने के दौरान वैली एक काव को देखती है जो कि बस के ठीक पास से होकर दौड़ रही होती है। इसको देखकर वैली बहुत खुश होती है और ताली भी बजाती है। टाउन पहुंचकर बस रुक जाता है लेकिन वैली नहीं उतरती है क्योंकि उसे घर भी वापस आना था। जिस जगह पे बस रुका था वहीं पे नीचे में एक स्टॉल था, लेकिन वो स्टॉल के पास से जाके कुछ भी खरीदना नहीं चाहती थी या कुछ भी पीना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। बाकी लोग खा पी रहे थे लेकिन वह नहीं गई। हालांकि कंडक्टर उसे कोल्ड ड्रिंक भी देना चाहता है बट वैली जो होती है मना कर देती है, जो कि यह बताता है कि वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल थी। और जब वो जर्नी से वापस आ रही थी तो वो देखती है कि जिस गाय को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और ताली बजा रही थी, वो गाय साइड में मरा पड़ा है, जो कि हो सकता है कोई व्हीकल्स ने उसे टक्कर मार दिया हो। यह देखकर उसे बहुत बुरा होता है और वो उदास हो जाती है और जो खिड़की से वो देखते हुए जाती थी वो बैठ जाती है और अब वो नहीं देखती है। इससे पता चलता है कि वो एक सेंसिटिव भी गर्ल थी। जो बस होता है वो विलेज 3:40 में पहुंच जाता है। वो बस से उतरती है और अपने घर की ओर जाती है। घर जाते समय उसे उसकी माँ मिलती है जो कि एक आंटी से बात कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ को उसकी जर्नी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और ये चैप्टर यहीं पे तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 8 है द सरमन एट बनेरस। तो ये जो चैप्टर है ये गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में बताता है। इनका जन्म एक रॉयल फैमिली में एज अ सिद्धार्थ हुआ था। इन्होंने जब एक फ्यूनरल और एक भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा तो ये दोनों साइड्स देखकर इन्होंने डिसाइड किया कि ये भी एक मॉन्क बनेंगे एंड ये इनलाइटमेंट के सर्च में ये आगे बढ़ गए। इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया एक पीपल पेड़ के नीचे। 7 दिन के मेडिटेशन करने के बाद इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धा का नाम से ये जाना जाने लगते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। जब इनके पास एक वुमेन ये रिक्वेस्ट करते हुए आती है कि उसके मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे, इसके लिए कोई मेडिसिन दे, तो गौतम बुद्ध उस महिला से कहते हैं कि मैं तुम्हें मेडिसिन दे सकता हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लानी होगी उस घर से जिस घर में कोई डेथ न हुई हो। तो वो लेडी क्या करती है, घर घर जाकर वही मस्टर्ड सीड्स की सर्च करती है। तो लेकिन उसे कोई भी एक ऐसा सिंगल घर नहीं मिलता जहाँ पे कोई बच्चा, हस्बैंड, पेरेंट्स या फ्रेंड्स की मृत्यु नहीं हुई हो। एंड इस प्रकार से उस लेडी को ये एहसास होता है कि जो डेथ होता है वो हर किसी के लिए कॉमन होता है। और ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अब आगे चैप्टर नंबर 9 है द प्रपोजल। इसको लिखा है एंटोन चेखव ने। तो इस चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं, एक लोमोव, दूसरा नटालिया और तीसरा चुबुकोव। नटालिया के पिता का नाम होता है चुबुकोव। तो लोमोव चुबुकोव के घर आता है नटालिया से विवाह का प्रस्ताव लेके, लेकिन वो काफ़ी नर्वस और अनश्योर रहता है कि नटालिया विवाह हमसे करेगी या नहीं करेगी। चुबुकोव ये सोचता है कि जो लोमोव है उसके पास उसके घर आया है पैसे मांगने के लिए, और ये भी वो सोच रहा होता है कि वो मांगेगा तो मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। लेकिन लोमोव उसे कहता है कि वो उसे नटालिया से विवाह करने के पर्पज़ से वो उसके घर आता है।
यह सुनकर चुबकोव काफ़ी खुश होता है और लोमोव को हग और किसेस वगैरह भी करता है। अब नटालिया और लोमोव एक दूसरे से बात करते हैं। नटालिया ये नोटिस करती है कि जो लोमोव है वो इवनिंग ड्रेस पहनकर आया हुआ है, ग्लव्स पहनकर आया हुआ है। तो वो कहती है कि क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो। तो लोमोव आगे कहता है कि नटालिया से वो कहना चाहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुनकर तुम आश्चर्य हो जाओगी और हो सकता है कि तुम गुस्से में भी आ जाओ। फिर वो दोनों आगे बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। वो लोमो उससे विवाह का बात बोलना चाहता है, लेकिन वो हिचकिचाता है, नहीं बोल पाता है और इधर उधर की बात करने लगता है। लोमो अपने ज़मीन के बारे में बात करता है कि उसकी जो एक ऑक्सन मीडो ज़मीन है वो नटालिया के बर्च वुड्स के पास ही है। वो ये बोल ही रहा था कि नटालिया उसको इंटरप्ट करती है, रोकती है और कहती है, क्या कहा तुमने? ऑक्सन मीडो ज़मीन तुम्हारी है? ये तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी है। और इस बात पे दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है ऑक्सन मीडो ज़मीन को लेकर। आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। लोमोव एक्सप्लेन भी करता है कि किस प्रकार से उसका जो ऑक्सन मीडो ज़मीन है वो उसका है, लेकिन नटालिया बोलती नहीं ये उसी की ज़मीन है। इन दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट होती है कंटिन्यू रहती है। दोनों के बीच में बहुत गाली वगैरह भी शुरू होता है, शाउटिंग स्टार्ट्स हो जाता है। फिर चुबकोव नटालिया का ही साइड लेता है। वो कहता है कि ऑक्सन मीडो ज़मीन हमारी ही है। फिर चुबकोव और लोमोव के बीच में गालियों का एक्सचेंज होता है। इसके बाद जो लोमोव होता है वो घर छोड़कर बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही लोमोव बाहर जाता है तो चुबकोव उसके आने का पर्पस नटालिया को बताता है कि लोमोव तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। यह सुनकर नटालिया चेयर में गिर जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि लोमोव को वापस बुला कर लाओ, क्योंकि वो भी उसे एक्चुअली में विवाह करना चाहती थी, वो भी उसको पसंद करती थी। तो दोबारा से जो लोमोव होता है घर वापस आता है। लोमोव फिर से वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो ऑक्सन मीडो ज़मीन है वो उसकी है। नटालिया कहती है कि ठीक है, जाने दो, ऑक्सन मीडो ज़मीन तुम्हारी ही है। अब ये दोनों के बीच में फिर अब दोबारा से फाइट शुरू हो जाता है डॉग्स को लेकर। लोमोव कहता है कि उसका जो डॉग गेस है वो नटालिया के डॉग स्क्वीजर से बेटर है। वहीं नटालिया कहती कि नहीं, मेरा जो डॉग स्क्वीजर है तुम्हारे गेस डॉग से अच्छा है। दोनों के बीच में जो फाइटिंग है वो कंटिन्यूज रहता है। दोनों के बीच में गाली वगैरह भी होता है। तो बीच में क्या होता है कि जो लोमोव होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नटालिया डॉक्टर डॉक्टर कह के पुकारती है। चुबकोव फिर पानी देता है पीने के लिए लोमोव को। फिर लोमोव को जैसे ही होश आता है तो चुबकोव अपनी बेटी नटालिया का हाथ लोमोव के हाथ में रख देता है और दोनों को किस करने के लिए कहता है। और ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ ख़त्म हो जाता है।